अवधेश प्रीत जी की कहानी हम ज़मीन। तू सोता क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? आवाज़ में खींच थी, बेचैनी की हद तक। हाँ, नींद नहीं आ रही, हर कोशिश करके देख ली। प्रत्युत्तर में उभरे स्वर की लाचारी छुपी न रह सकी। क्या बात है, बहुत दुखी लग रहा है तू? पहली आवाज़ में एकाएक सहानुभूति की तरलता आ गई थी। दुख अपनी जगह है, नींद का ना आना अपनी जगह। दोनों का एक दूसरे से रिश्ता हो ही कोई ज़रूरी नहीं। दूसरी आवाज़ संजीदा थी, शायद लंबी उम्र का अनुभव बोल रहा था। कहता तो ठीक है, लेकिन बहुत देर से गौर कर रहा हूँ। तू खासा बेचैन है, रहा नहीं गया सो पूछ लिया। पहले ने सफाई दी। अच्छा किया, दूसरे ने उसका हौसला बढ़ाया। इसी तरह शायद बेचैनी कुछ कम हो। बोलने बतियाने से जी हल्का होता है। पहले को विश्वास हो आया कि दूसरा ज़रूर उम्रदराज है। अनुमान लगाने की कोशिश की, 60 साल, हाँ इसी के आसपास होगा। यह ख्याल आते ही उसे संतोष हुआ कि चलो एक उम्र जी ली उस शख्स ने। उसे चुप जानकर दूसरे ने टोका। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गया? नहीं, कुछ खास नहीं, बस तेरे ही बारे में सोचने लगा था। पहले ने हड़बड़ी में सफाई दी। मेरे बारे में? क्या सोच रहा था मेरे बारे में? दूसरे के स्वर में उत्सुकता थी। यही कि तेरी उम्र कितनी होगी, तू कितने साल का है। उत्तर के साथ साथ पहले ने जिज्ञासा भी जाहिर कर दी। क्या फ़र्क पड़ता है, उम्र 30 की हो या 60 की? दूसरे के स्वर में सूफियाना अंदाज था। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? 60 वाले ने 30 वाले से ज़्यादा ज़माना देखा होता है। उसने ज़िंदगी के ज़्यादा लुफ्त लिए होते हैं। पहले ने ज़ोरदार दलील दी। नहीं, 60 वाले ने ज़िंदगी के ज़्यादा दुख झेले होते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां ढोई होती हैं। दूसरे ने असहमति जताई। तो मेरा अनुमान सही है? पहले ने बात बदल दी। क्या? यही कि तेरी उम्र 60 साल है। हाँ, तेरा अंदाज़ा सही है, मैं 60 साल का हूँ। और तू, तेरी उम्र कितनी है? दूसरे ने बगैर माथापच्ची के सीधा सवाल किया। मेरी उम्र? तू बता कितनी होगी? पहले ने चुहल की। मैं इस मामले में अनाड़ी हूँ, हिसाब किताब से कभी वास्ता नहीं रहा। दूसरे ने साफ गोई से अपनी कमज़ोरी बता दी। फिर इतनी लंबी जिंदगी तूने जी कैसे ली? पहले ने हैरानी से पूछा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो जिया वो ज़िंदगी ही थी। दूसरा हिसाबी किताबी ना सही, खासा अनुभवी जान पड़ रहा था। तो अब दुखी क्यों है तू? अब तो वैसी ज़िंदगी से छुट्टी पा चुका है। पहले ने टोका। अब क्यों नहीं नींद आ रही? चैन से सो क्यों नहीं जाता? मेरी छोड़, दूसरे ने झिड़की दी। तू क्यों नहीं सो जाता? खामखा क्यों हलकान हुआ जा रहा है? क्यों? मैं क्यों ना हलकान हूँ? पहला तुनक पड़ा। मैं अपनी मौत मरा होता तो कोई बात होती, यहाँ इस तंग जगह में सोने की तकलीफ तो न होती। अपनी मौत मरा होता तो क्या तू सीधे जन्नत चला गया होता? दूसरे के स्वर में व्यंग्य था। पहले ने बुरा नहीं माना, बल्कि अपनी रौ में बोल पड़ा। वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस कब्र में न पड़ा होता। तो कहाँ होता? दूसरे के स्वर में संशय का पुट था। जला दिया गया होता। पहले ने दो टूक उत्तर दिया। अचानक एक गहरी चुप्पी तिर आई, एकदम से जैसे सब कुछ ठहर गया हो। यह अंतराल लंबा हो, इससे पहले ही दूसरे की मध्यम आवाज़ आई। तो तू हिंदू है?
हाँ, और तू? पहले ने संशय में सवाल दागा। मैं तो मुसलमान हूँ, दूसरे ने जवाब दिया। फिर तो तू सही जगह आ पहुँचा है, पहले ने संतोष जताया। नहीं, मैं अपनी मौत मरा होता तो इससे बेहतर जगह मिली होती, दूसरे ने पहले की आश्वस्ति को निरस्त कर दिया। क्यों, इस जगह में क्या खराबी है? पहले ने सशंक पूछा। वही जो तुझे लगता है, इतनी तंग जगह कि न पाँव ठीक से फैला सको न करवट तक बदल सको, दूसरे की आवाज़ में गहरी पीड़ा उतर आई थी। तो तेरी नींद न आने की वजह भी वही है? पहला पुष्टि चाहता था। हाँ, पूरी देह अकड़ गई है, जख्म में रिसा खून जमकर अलग से चुनचुना रहा है, दूसरा बुरी तरह आजीज आ गया था। तेरा जख्म कहाँ है? मेरा मतलब किस जगह पर? पहले ने हमदर्दी से पूछा। सीने पर, बुरी तरह छलनी हो गया है, दूसरे के स्वर में आह थी। छह, पहले ने अफसोस जताया। वाकई बहुत तकलीफ हुई होगी। वो तो है, दूसरे ने गमज़दा लहजे में पूछा। लेकिन तू यहाँ कैसे आ फंसा? चूतियों के चक्कर में, पहले के स्वर में जबरदस्त गुस्सा था। साले सरकारी कारकुन जो न करे। ठीक कहता है तू, सबके सब खाना पूरी करते हैं, दूसरे ने हामी भरी। मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा, तो तेरे साथ क्या हुआ? पहले ने उत्सुकता जताई। वही, सरकारी कारकुन रात के अंधेरे में ढेरों लाशें लेकर आए और बित्ता बित्ता भर गड्ढे में दफना गए, गोया थोड़ा ज़्यादा ज़मीन खोदने में सालों की जान जा रही हो। दूसरे की आवाज़ में उज्र था। अक्ल के अंधे कभी नहीं सुधरेंगे, पहला कहीं ज़्यादा तीखा हो आया था। लाशें दफा करने के चक्कर में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं सूझता। लगता है तो इसी गलतफहमी का शिकार हुआ, दूसरे ने हमदर्दी जताई। हाँ, मैं सुलेमान सेठ की गद्दी पर काम करता था, दंगाइयों ने वहाँ आग लगा दी, सबके सब जिंदा जल गए। पहले की दशहत भरी आवाज़ में दिल दहलाता मंजर नुमाया हो आया था। देर रात तक हमारी लाश सींचती रही, फिर सरकारी कारकुन आए और लाशें लोरी में भरकर आनन फानन यहाँ दफना गए। सोचा होगा मुसलमान की गद्दी पर सारे कारिंदे मुसलमान ही होंगे, दूसरे ने बेसाख्ता तंग लहजे में तबसरा किया। गोया हिंदू, मुसलमान की रोज़ी मुसलमान, अक्ल के अंधों को कौन समझाए? सुलेमान सेठ तो गया, अब कौन देगा मेरे घर वालों को रोटी? पहले के स्वर में गजब की बेबसी थी। एक बारगी दूसरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। दोनों के बीच चुप्पी सनसनाती रही। आखिरकार पहले ने ही पहल की। क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गया? नहीं, बस तेरे ही बारे में सोचने लगा था, दूसरे ने सफाई दी। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोचने लगा तू? यही कि तेरे घर में कौन कौन होगा, दूसरे ने इसरार सा किया। कौन कौन था तेरे घर में? बीबी, 2 बच्चे, पहला 5 साल का, दूसरा 3 साल का। पहला हुलस कर बोला। तो तू जवान लगता है, कितनी उम्र है तेरी? दूसरे ने अफसोस भरे लहजे में पूछा। यही कोई 30 साल। छह, दूसरा जज्बाती हो आया था। सचमुच तेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। क्यों? तू अभी कह रहा था उम्र 30 की हो या 60 की, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले ने पलटवार किया। यूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे ने दलील दी, लेकिन तेरे मामले में बात दूसरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे पीछे तेरी बीवी बच्चों को कौन पालेगा? दूसरे के स्वर में गहरी चिंता थी। वे ही पालेंगे जिन्होंने पलीता लगाया है, पहला चिढ़ा सा जान पड़ रहा था। मुझे तो नहीं लगता, दूसरे का अनुभवजन्य स्वर 2 टूक था। तो मेरे बच्चे एक दिन उन्हें ही पलीता लगा देंगे, तिल मिलाया हुआ था। दूसरे ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर सन्नाटा छा गया।
पहला थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन दूसरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होती देख उससे रहा नहीं गया। बोला, क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गया? कुछ खास नहीं, दिल का झकमरा हो गया था, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। दूसरे की आवाज़ में वाकई दर्द था। सालों ने बड़ी बेरहमी से तुझे मारा ना? पहला उत्तेजित हो आया था। दूसरे ने संजीदा स्वर में जवाब की जगह कहा, कातिल रहमदिल भी होते हैं क्या? किसने मारा तुझे? पहले ने उत्सुकता से पूछा। कातिलों ने, दूसरे ने छोटा सा जवाब दिया। आखिर वे थे कौन? हिंदू? पहले ने जोर देकर पूछा। मुसलमान मुसलमान को क्यों मारेगा भाई? कातिल तो सिर्फ कातिल ही होता है, दूसरे ने फलसफा दिया। तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है, पहले ने चुटकी ली। लेकिन तू मरा कैसे? पहले के स्वर में गहरी जिज्ञासा थी। छोड़ भी, कब से खाली मनहूस बातें ही किए जा रहा है। मौत, मातम, मैयत के अलावा तेरे पास और कोई बात नहीं क्या? दूसरे ने पहले के सवाल को चालाकी से दरकिनार कर दिया। मुर्दे मौत नहीं तो क्या जिंदगी की बात करेंगे? पहले ने तर्क किया। जिंदगी जैसी भी हो, वक्त काटने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं, दूसरे ने अपने बुजुर्गाना अंदाज में पहले को आश्वस्त किया। खासकर हम मुर्दों के लिए इससे मुफीद तो कुछ हो ही नहीं सकता। चल तेरी बात मान भी ली, तो ज़िंदगी में ऐसा क्या है जिसके लिए उसे याद किया जाए? पहले ने सीधे सीधे हथियार नहीं डाला। बहुत कुछ, मसलन रोटी का स्वाद, बच्चों की किलकारी, मोहब्बत का जादू। पहले ने दूसरे की बातचीत में ही काट कर उसे छेड़ा। काफ़ी आशिक मिजाज लगता है तू। हाँ, मैंने ज़िंदगी से आशिकी की, दूसरे ने काफ़ी सूफियाना जवाब दिया। लेकिन तू तो कह रहा था कोई ज़रूरी नहीं जो जिया वो ज़िंदगी ही हो, पहले ने दूसरे को याद दिलाया। हाँ, मैंने कहा था, वो तजुर्बे की बात थी, दूसरे ने बगैर किसी हिचक के खुलासा किया। लेकिन वो ज़िंदगी ही है जिसमें हर रोज़ जीने की नई आस जागती है। हर रोज़ लगता है हालात बदलेंगे, लेकिन बदला तो कुछ नहीं, पहले ने जिरहसी की। हाँ, लेकिन आस तो फिर भी कायम रहती है ना? दूसरे के स्वर में गजब का विश्वास था। तू बहुत जीवट वाला है, पहले ने हथियार डालते हुए दूसरे की तारीफ की। वाकई तेरा जवाब नहीं। अपनी तारीफ के बावजूद दूसरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर पहला कसमसाया। ज़रूर बुढ़ऊ ने फिर गुम्मी साध ली। सो झुंझला कर आवाज़ दी, क्या हुआ, फिर कहीं खो गया क्या? हाँ, दूसरा जैसे चिहुका। कुछ याद आने लगा था। कुछ याद आने लगा था या कोई याद आने लगा था? पहले ने फिर छेड़ा। अरे नहीं, अपना कोई था ही नहीं जिसकी याद आए, दूसरे ने आह भरी। क्यों, बीवी बच्चे? पहले ने संकोच भरे स्वर में पूछा। अरसा हुआ उन्हें गुजरे, अब तो साल तारीख भी याद नहीं। दूसरे का स्वर सपाट था। कैसे मरे वे? भूख से। भूख से? पहले ने हैरानी से पूछा। तू कमाता धमाता नहीं था क्या? नहीं, तब मैं गांव में रहता था। उन्हीं दिनों ज़बरदस्त अकाल पड़ा, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। मैं शहर में मजदूरी के लिए आया और उधर मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। बहुत सारे लोग मरे थे तब। दूसरा एक किस्से की तरह सब कुछ बोल गया। सारे के सारे मुसलमान ही मरे थे? दबी जुबान से पहले ने पूछा। थत, दूसरे ने झिड़की लगाई। इतना भी नहीं जानता कि भूख से सिर्फ गरीब मरते हैं। हाँ, पहला शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लिहाजा झेंप छुपाने की गरज से बोला,
फिर दूसरी शादी कर ली होगी तूने। हाँ, चाहता था लेकिन हुई नहीं, सर्द आह भरी दूसरे ने। क्यों नहीं हुई, क्या कमी थी तुझ में? यही कि मैं शिया था और वो सुन्नी। इस साला, तेरे यहाँ भी ये सब चलता है? पहले को जैसे पहली बार एक नई सच्चाई जान पड़ी थी। हकलाते हुए पूछा, फिर जानते बूझते क्यों इस चक्कर में पड़ा? मोहब्बत मियाँ, मोहब्बत के चलते, दूसरे की आवाज़ लरज़ रही थी। फिर पहले ने दिलचस्पी दिखाई, तब कसम खा ली ताउम्र शादी नहीं करनी। दूसरे की आवाज़ दरकी सी थी। पहले ने महसूस किया कि दूसरे की दुखती रग दब गई है। इससे पहले कि वह और दुखी हो, पहले ने बात का रुख मोड़ा। अच्छा ये बता, तू करता क्या था? मेरा मतलब काम धंधा। मैं राजमिस्त्री था। पहले की कारगुजारी काम आ गई। दूसरे की आवाज़ सहज हो आई थी। लोगों के मकान बनाता था। वाह, खुद के लिए 2 गज जगह भी नसीब नहीं हुई। पहला हंसा। अपनी मौत मरता तो ऐसा नहीं होता। दूसरे ने सफाई दी। तो तू मरा कैसे? पहले की आवाज़ में तड़प थी। मैं एक बेवा का मकान बना रहा था। मकान अभी आधा अधूरा ही बना था कि इलाके के कुछ लोगों ने बवेला खड़ा कर दिया। क्यों? पहले के स्वर में हैरानी थी। वे लोग बेवा पर दबाव डाल रहे थे कि हिंदू का मकान कोई मुसलमान नहीं बनाएगा। दूसरे की तिलमिलाहट छुपी न रह सकी। फिर पहले ने उकसाया। यकीन मान, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। जी में हुआ सालों को एक एक कर दीवार में चुन दूं, लेकिन बेबसी देख कि मेरी रुलाई फूट पड़ी। दूसरे की आवाज़ भीगी हुई थी। वो बेवा भली औरत थी। उसने मुझे समझाया कि अभी काम रोक देते हैं, हालात ठीक होते ही फिर हाथ लगाएंगे। तो तूने काम छोड़ दिया? पहले ने कुरेदा। क्या करता? ठंडी आ भरते हुए दूसरा बोला। हम हालात ठीक होने का इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। मुझे उस बेवा के अधूरे मकान की फ़िक्र खाए जा रही थी। उसकी बेटी की शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। बस मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन आगा पीछा सोचे बगैर घर से निकल पड़ा। दूसरा पल भर दम लेने के लिए ठहरा कि पहला उतावला हो गया। सीधे बेवा के पास जा पहुंचा? नहीं, रास्ते में मोहल्ले के कुछ शोहदों ने घेर लिया। कहने लगे, तू हिंदुआनी का मकान नहीं बनाएगा। मेरी खामोशी देखकर वे भड़क गए, धमकी देने लगे। उधर गया तो तेरी खैर नहीं। दूसरा हाँफने लगा था, लेकिन मैं नहीं माना। मैं उनकी नज़रें बचाकर निकल गया। वाकई तू जीवट वाला है। पहले के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। तुझे डर नहीं लगा? डर उन शोहदों से तो नहीं, उस बेवा से ज़रूर लगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उस बेवा का मकान तेजी से बन रहा था। मिस्री मजदूर काम में जुटे थे। मैं तो यह नज़ारा देखकर सन्न रह गया। बेवा बेचारी मुझे देखकर सफ़ेद पड़ गई। बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांगते हुए बोली, ज़हूर मियाँ, रहना तो मुझे इन्हीं के बीच है। एक बारगी एक गहरी खामोशी खींच गई। पहला, जो अब तक खोद खोद कर दूसरे को तंग किए हुए था, एकदम चुप लगा गया। दूसरा भी दम लेते हुए चुप पड़ा रहा। अचानक कोई आहट सुन दोनों चौंके। पहले ने धीमे से दूसरे को टोका, कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा? छोड़, जिंदा जी किसी ने नहीं सुनी तो अब क्या खाक सुनेंगे? दूसरे ने खींच कर कहा। ठीक कहता है, ये मेरा भरम होगा। पहले ने खुद को दिलासा दिया। हाँ, भरम के टूटने से डर लगता है, दूसरे ने खोए खोए स्वर में खुलासा किया। उस दिन मेरा भरम भी टूट गया था। मैं पहली बार बुरी तरह डर गया था। डरा सहमा मोहल्ले में दाखिल ही हुआ था कि शोहदों ने घेर लिया। वे इस बात पर नाराज़ थे कि मैंने उनका हुक्म नहीं माना था। वे मुझे मारने पीटने लगे। मैंने भी बचाव में उल्टा वार कर दिया।
बस फिर क्या था, ताबड़तोड़ उन लोगों ने चाकुओं से मेरा सीना छलनी कर दिया। मैं अपने मोहल्ले के नुक्कड़ पर ढेर हो गया था। बात पूरी करते करते दूसरे की आवाज़ उखड़ गई। वह बुरी तरह थक गया था। पहले ने एक छोटे अंतराल के बाद आशंका जताई, तो तेरी ही मौत को लेकर फसाद हुआ था? हाँ, जिन शोहदों ने मुझे मारा उन्होंने सड़क जाम किया, दुकानें जलाई, बवाल किया, पुलिस ने गोलियां चलाई। शोहदे तो लाश छोड़कर भाग खड़े हुए। मारे गए राहगीर और तमाशबीन। पुलिस ने आनन फानन सारी लाशें ठिकाने लगा दी। दूसरे की आवाज़ डूबने लगी थी। पहले ने हमदर्दी जताते हुए कहा, थका लगता है तो आराम कर ले। आराम? दूसरे की आवाज़ में गहरा तंज शामिल हो गया था। इतनी सी जगह में क्या तो आराम, कैसा आराम? कहता तो ठीक है, गुड़ी मुड़ी पड़े पड़े साली देह अकड़ गई है। पहले के स्वर में टपकती हुई पीड़ा थी। बातों में बहते दर्द की अचानक याद आते ही बेसाख्ता करहाने लगा। बहुत तकलीफ़ हो रही है ना? दूसरे के स्वर में तड़प थी। हाँ, बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं होता। पहले की भींची भींची आवाज़ आई। एक काम करते हैं, दूसरे ने कुछ सोचते हुए सुझाया। हम दोनों के बीच जो दीवार है ना, उसकी मिट्टी कुछ नम लगती है। तू अपनी ओर से कुरेद, मैं अपनी ओर से कुरेदता हूँ। राज मिस्री है ना तू? पहला अपनी पीड़ा के बावजूद चुहल से बाज नहीं आया। कब्र में कारीगरी सूझ रही है। सुन, लाशें दफन होती है, कारीगरी नहीं। दूसरे की आवाज़ में उम्र का तजुर्बा था। बड़ी बड़ी बातें करता है तू, मेरी समझ में नहीं आती। पहला आजीजी से बोला, सीधे सीधे बता करना क्या है? तू अपनी तरफ से मिट्टी खोद, मैं अपनी तरफ से खोदता हूँ। दीवार गिरी कि समझ थोड़ी ज़्यादा जगह निकल आएगी। दूसरे ने संजीदा स्वर में पहले को समझाया। कम से कम करवट लेना आसान हो जाएगा। क्या पता आड़े तिरछे हाथ पांव फैलाना भी मुमकिन हो जाए। पहले की ओर से कोई जवाब आता न पाकर दूसरा घबराया कि कहीं बुरा तो नहीं मान गया। हड़बड़ाते हुए ज़ोर से हाँक लगा बैठा। क्या हुआ, रूह फना हो गई क्या? नहीं बड़े मियाँ, पहले ने दुगने ज़ोर से जवाब दिया। मैं अपनी तरफ की मिट्टी खोदने लगा था। ठीक है, फिर मैं भी शुरू करता हूँ, दूसरे ने आश्वस्त किया। और अचानक अब तक का सबसे नामुमकिन वाकया वजूद में आया। सहमे हुए समय ने गौर से देखा। ज़मीन में ज़िंदगी की सी हरकत हो रही है।